Hello everyone. Today we will discuss about the distribution of the ocean and continent. इस चैप्टर में सबसे पहले अपन ओवरव्यूज पढ़ते हैं और उससे पहले हम इससे पहले वाले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करेंगे जिससे कि इस चैप्टर को समझने में आप लोगों को बहुत आसानी हो। तो हमने इससे पहले इंटीरियर ऑफ द अर्थ का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ के स्ट्रक्चर में हमने देखा कि सबसे पहले अगर नीचे से बात करें तो सबसे पहले कोर है, फिर मैंडल है, और फिर क्रस्ट है। मैंडल और क्रस्ट के बीच यहाँ लोअर क्रस्ट और अपर मैंडल में एक और लेयर है जहाँ वोल्केनिक लावा प्रेजेंट है, एस्थनोस्फेयर। इसमें मोल्टेड लावा और मैग्मा प्रेजेंट है। अब क्रस्ट प्लस अपर मैंडल, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इक्वल्स टू लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर किसको बोला जाता है? लिथोस्फेयर इक्वल्स टू क्रस्ट प्लस अपर मैंडल। हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे 3 थ्योरीज और उन थ्योरीज के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं सबसे पहले अभी बता देती हूँ कौन कौन सी थ्योरीज पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। सेकंड पढ़ेंगे हम कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो होगी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। अब मैं ये कहूँ कि ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी और सी फ्लोर थ्योरी, इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? इन तीनों से मिलकर बनी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पता लगाने के लिए हमें इन तीनों थ्योरीज के बारे में पढ़ना होगा। तो आइए हम एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं डीपली कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या थी। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो सबसे पहले जो कॉन्टिनेंट्स हैं आज और ओशियन है उनके बारे में पहले ये सोचा जाता था, जितने भी पुराने ज्योग्राफर्स थे उन्होंने ये सोच रखा था कि जब अर्थ ठंडी हुई तो अर्थ ठंडी होने से इसके अंदर कुछ जो लिथोस्फेयर है, क्रस्ट है, वो कुछ तो ऊपर हो गई और कुछ नीचे हो गई। जैसे रोटी ठंडी होने के बाद में उसमें सलवट आ जाती है, इसी तरीके से अर्थ में भी इस वजह से इसके अंदर कुछ तो लिथोस्फेयर, जो अपर पार्ट था वो तो लिथोस्फेयर हो गया और बारिश आने से जो खड्डे थे वो भर गए और उनको हमने ओशियन कहा। इट मीन्स कि जो 7 कॉन्टिनेंट आज हम देख रहे हैं वो एज इट इज़ मिलियंस ऑफ ईयर पहले भी थे। पर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने इस जो थ्योरी थी इसको रॉन्ग बताया। इसकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में सबसे पहले जो आइडिया आया कि कहीं ना कहीं जितने भी कॉन्टिनेंट है ये कहीं ना कहीं सारे एक दूसरे के पार्ट हुआ करते थे, मतलब कि ये सारे के सारे एक साथ मिक्स थे। तो इस थ्योरी को जो दिया और ये कॉन्सेप्ट जो सबसे पहले आया वो आया एब्राहम और टेलिस। ये पर्सन था जिसने ये बताया कि जो कॉन्टिनेंट है वो एक दूसरे में सेट हो सकते हैं। उनके दिमाग में ये लॉजिक आया पर इन्होंने इसको करके नहीं देखा।
फिर उसके बाद में आए अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 के अंदर सारे कॉन्टिनेंट्स को एक दूसरे में फिक्स किए और वो सारे कंप्यूटराइज फिक्स हो गए। और उन्होंने अपनी थ्योरी में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर ये बताया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर ये बताया कि जो सारे कॉन्टिनेंट्स को एक साथ फिक्स किया उसको बोला सुपर कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट, और उसको नेम दिया पैंजिया, पैंजिया। और जो मेगा ओशियन, और उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी ओशियंस थे वो सारे एक थे, तो जो ओशियन सारे एक थे उनको बोला मेगा ओशियन, और जो मेगा ओशियन थे उनको बोला पैंथालासा, पैंथालासा। तो उन्होंने कहा कि धीरे धीरे ये एक दूसरे से स्प्लिट हुए और ये सारे के सारे अलग अलग डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया और ये आज के प्रेजेंट के कॉन्टिनेंट हैं। इसको प्रूव करने के लिए कि पैंजिया की ये सारे एक ही कॉन्टिनेंट के पार्ट हैं, इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने कुछ एविडेंसेस दिए जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने कौन कौन से एविडेंसेस दिए? उन्होंने मेजरली 5 एविडेंसेस दिए अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए। उन्होंने 5 एविडेंसेस दिए। उन एविडेंसेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो उनका जो फर्स्ट एविडेंस था वो था जिगजॉ। जो फर्स्ट एविडेंस था, तो एविडेंसेस की बात करते हैं हम। फर्स्ट जो एविडेंस था दैट इज जिगसॉ फिट और मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट इसके अंदर क्या हुआ, देखो बेटा, उन्होंने कहा कि ये पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका है और यहाँ से ये साउथ अमेरिका है। ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। और यहाँ पर क्या है हमारे पास? अफ्रीका है। तो अफ्रीका के यहाँ अफ्रीका है। तो उन्होंने बताया कि अफ्रीका के इस वाले पार्ट में, अगर मैं इस वाले पार्ट को नॉर्थ साउथ अमेरिका के अगर मैं इस वाले पार्ट में फिक्स कर दूं तो ये इजीली फिक्स हो सकता है। तो अगर ये इसमें फिक्स हो जाता है तो इट मीन्स कि ये कभी ना कभी ये दोनों एक ही पार्ट थे। तो इस एविडेंस को, मतलब ये एक तरह से पजल है और उन्होंने कंप्यूटराइज सारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे उन सबको एक साथ जोड़कर दिखा दिया। तो उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि कहीं ना कहीं जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे वो सारे के सारे एक थे। ये क्या है? अफ्रीका। ठीक है। तो अब जो दूसरा आता है कि रॉक्स, सेकंड जो एविडेंस दिया वो था कि एज ऑफ रॉक्स ऑफ एज इज वॉज सेम। अगर उन्होंने कहा कि जितने भी रॉक्स हैं वो जो ब्राज़ील के अंदर, ये वाला हिस्सा कौन सा है? ब्राज़ील। और ये वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला हिस्सा अफ्रीका का। तो अगर यहाँ के रॉक्स की बात की जाए और यहाँ के रॉक्स की बात की जाए तो ये दोनों एक ही एज की 200 मिलियन ईयर अगो की हैं।
कि इट मीन्स कि जो ये एज, इट मीन्स कि ये जो रॉक्स हैं ये एक के हैं, तो इट मीन्स कि ये इसका पार्ट था और 200 मिलियन पहले ये दोनों एक ही थे। तो ये प्रूव कर दिया कि ये और ये कभी ना कभी एक हुए। नेक्स्ट आता है टेलिट। टेलिट क्या है? टेलिट एक फॉर्मेशन है। टेलिट क्या है? टेलिट एक फॉर्मेशन है जो ग्लेशियर फॉर्मेशन है। यानी जैसे मान लीजिए ये लैंडफॉर्म है और इसके ऊपर ये ग्लेशियर है। अब इसके नीचे भी ये सेडिमेंट्स हैं, ये आइस है। आइस के नीचे जो फॉर्म थी, जो सेडिमेंट्स थे, उनको बोला गया टेलिट्स। जो सिमिलर सेडिमेंट्स हमने 6 लैंड मास पर देखे गए। कितने लैंड मास पर देखा गया? 6 लैंड मासेस पर देखा गया। 6 लैंड मास पर कौन कौन से पर देखा गया? तो 6 लैंड मास थे फाकलैंड, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। और ये कहीं ना कहीं ये सारे के सारे किसके पार्ट हैं? गोंडवाना लैंड के। तो इट मीन्स कि ये जो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, इट मीन्स कि ये इनमें एक लैंड फॉर्मेशन मिल रही है, एक फॉर्मेशन मिल रही है। तो इट मीन्स कि ये कभी ना कभी एक ही लैंड मास का पार्ट था। तो इट मीन्स कि उसने 3 प्रूव कर दिए। अब जो 4th प्रूव आता है प्लेसर डिपॉजिट्स का। अब बेटा प्लेसर डिपॉजिट्स है क्या? प्लेसर डिपॉजिट्स होती हैं जो रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती है, उनको हम प्लेसर डिपॉजिट्स बोलते हैं। देखो बेटा, ये एक माउंटेन है और यहाँ पर गोल्ड्स की वेन है, मतलब इसके अंदर इस पतले वाले हिस्से में गोल्ड है, इसमें गोल्ड है, और एक इसमें गोल्ड है, इसमें भी गोल्ड है, और यहाँ पर ग्लेशियर है जिससे आइस है, जिससे यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है। यहाँ रिवर, यहाँ क्या फ्लो कर रही है? रिवर। अब जब यहाँ से रिवर फ्लो करेगी, ये रिवर है, ये क्या है? रिवर। तो रिवर जब यहाँ से जाएगी तो यहाँ से गोल्ड के पार्टिकल्स अपने साथ ले जाकर यहाँ डिपॉजिट कर देगी, अपने साथ सेडिमेंट्स का डिपोजिशन कहाँ कर देगी? यहाँ पर कर देगी। यहाँ से सेडिमेंट्स लेकर गई और यहाँ डिपॉजिट कर दिए, यहाँ डिपॉजिट कर दिए। अब दिस इज कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट। इसको क्या बोला गया? प्लेसर डिपॉजिट। अब जब ब्राज़ील और अफ्रीका प्लेट अलग अलग हुई तो ये वाला हिस्सा तो कहाँ चला गया? ब्राज़ील में। यानी जो सोर्स रॉक थी, इनको क्या बोला गया? सोर्स रॉक। और ये जो था यहाँ पर जो डिपोजिशन यानी जो माइंस मिली, वो कहाँ चले गई? अफ्रीका में। इट मीन्स कि यहाँ पर जो माइंस मिली है गोल्ड की, वो यहाँ मिली है, जबकि जो सोर्स रॉक्स हैं वो यहाँ पर मिला है, ब्राज़ील में। इट मीन्स कि कभी ना कभी ब्राज़ील और अफ्रीका एक ही पार्ट हुआ करते थे। इससे ये प्रूव हो गया। तो 4th उन्होंने एविडेंस दिया प्लेसर डिपॉजिट का। नेक्स्ट जो दिया उन्होंने दिया फॉसिल्स का, और फॉसिल के अंदर उन्होंने लिया लैम्ब्रू को। फॉसिल्स में क्या लिया? फॉसिल्स में उन्होंने लिया लैम्ब्रू। लैम्ब्रू एक एनिमल है जो कि कहाँ कहाँ मिलता है? जो कि अफ्रीका में, इंडिया में और मेडागास्कर में मिलता है। यानी इतनी जगह, मेडागास्कर, अफ्रीका, इंडिया, ये जो एनिमल है ये अफ्रीका, इंडिया और मेडागास्कर में मिलता है। तो ये देखा गया कि एक ये लिविंग ऑर्गेनिज्म इतनी दूर
एक एनिमल इतनी दूर कि अफ्रीका से इंडिया मिलियंस थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो ये इतनी दूर नहीं आ सकता है। इट मीन्स कि कभी ना कभी ये एक ही क्या है, स्पीसीज है, सिमिलर स्पीसीज है, तो इट मीन्स कि ये कभी ना कभी एक साथ रहे होंगे, तभी ये स्पीसीज यहाँ पर भी मिलती है और यहाँ पर भी मिलती है। तो ये इसके एल्फ्रेड वेगनर के 5 एविडेंसेस थे जिससे उन्होंने ये प्रूव किया कि ये कॉन्टिनेंट कभी ना कभी सारे के सारे एक ही हुआ करते थे। अब उन्होंने कहा कि कॉन्टिनेंट को अलग होने में ऐसे कौन से फोर्स थे जिनकी वजह से ये अलग हुए। तो उन्होंने 2 फोर्सेस के नेम लिए कि जो फोर्सेस थे जिनकी वजह से ये अलग हुए, वो फोर्सेस थे, जो फोर्सेस उन्होंने बताया कि इनके सेपरेशन का रीजन था पोल फिलिंग फोर्स, और सेकंड है टिडल फोर्स। पोल फिलिंग फोर्स से पोल अपनी तरफ उन जो प्लेट्स थी, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स थी, उनको अपनी तरफ खींच रहे थे, इसीलिए वो अलग हुए, लॉरेंशिया और गोंडवाना में डिवाइड हुआ। दूसरा बताया उन्होंने टिडल फोर्स ड्यू टू द मून ग्रेविटेशनल एंड सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी वो अलग हुए। बट अब इसके बारे में जो अल्फ्रेड वेगनर ने फोर्सेस दिए, उन्होंने कहा कि इनमें से जब और ज्योग्राफर आए और उन्होंने अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी को स्टडी करी, तो उन्होंने कहा कि ये इतने स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं हो सकते हैं जिससे कि प्लेट अलग हो, और यही इनकी लिमिटेशन बनी। इनकी थ्योरी की लिमिटेशन भी यही थी कि इन्होंने जो फोर्सेस बताए वो बोले कि ये फोर्सेस हैं तो सही, पर ये फोर्सेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये कॉन्टिनेंट्स को अलग कर दें। तो इनके फोर्सेस वाली थ्योरी को इन्होंने सही नहीं बताया कि प्लेट्स के लिए फोर्सेस सही नहीं है, कि ये फोर्स इतना टाइडल मून में और सन में इतना ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता कि लिथोस्फेरिक प्लेट को ही सेपरेट कर दे। दूसरा इन्होंने कहा कि जितने भी इन्होंने एविडेंस दिए वो सारे कॉन्टिनेंट से दिए हैं, इन्होंने कोई भी एविडेंस ओशियन का नहीं लिया है, जिससे कि बिना ओशियन के एविडेंस के हम इनकी थ्योरी को पूरा एग्जैक्ट सही नहीं बता सकते। तो अब जो स्टडी की गई कि ये थ्योरी काफ़ी सही है, बहुत सही है, तो बोला कि ओशियन से रिलेटेड हमें स्टडी करनी पड़ेगी, और जब ओशियन से रिलेटेड स्टडी करी गई तो उसको बोला गया पोस्ट ड्रिफ्टिंग थ्योरी। उनको बोला गया पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी, पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी। तो पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी में सबसे पहले पता लगाया गया फोर्सेस का, कि ऐसे कौन से फोर्स हैं जिन्होंने इन कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट किया। ये तो बात समझ में आ गई कि ये कॉन्टिनेंट्स सारे के सारे एक ही थे, पर अब ये पता लगाने लगे कि अब ऐसा कौन सा रीज़न था जिसकी वजह से ये सेपरेट हुए। तो इसके अंदर उन्होंने बताया कॉन्टिनेंटल कन्वेक्शनल थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। ये जो थ्योरी हुई पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हुई। जितनी भी थ्योरी निकली वो सारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में निकाली। इसके अंदर क्या था, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी के अंदर बेटा हम सब लोगों ने पढ़ा कि अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर में ऊपर क्रस्ट और नीचे मैंटल है। ये तो क्रस्ट है और ये मैंटल है। अब यहाँ पर एनिस्थोस्फीयर है जिसको हम लिथोस्फीयर में काउंट करते हैं। तो ये माना गया कि ओशियन के नीचे वाली लेयर क्रस्ट, ओशियन के नीचे वाली जो क्रस्ट है वो वीक होती है और वो 5 किलोमीटर की थिकनेस होती है, जबकि कॉन्टिनेंट में ये 30 से 35 किलोमीटर की थिकनेस होती है। तो जब यहाँ पर लावा जब यहाँ पर प्रेशर लगाता है तो यहाँ से
लावा जब यहाँ पर प्रेशर लगाया तो यहाँ से प्रेशर लगा और ये जो प्लेट्स हैं वो आपस में दूर हो गई, यानी कि कहीं ना कहीं इन लावा की जो एनर्जी रिलीज होती है, जो लावा में से जो करंट रिलीज हुआ, उस करंट ने ही, मैंडल के उस करंट ने ही इनके जो प्लेट्स हैं लिथोस्फेरिक प्लेट, उनको अलग किया। तो इसी को बोला गया कन्वेक्शनल करंट। अब आता है नेक्स्ट कि उनकी नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट थ्योरी थी वो थी ओशियन स्प्रेडिंग थ्योरी। ओशियन स्प्रेडिंग थ्योरी के अंदर उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सबमरीन्स आई और सबमरीन्स के अंदर सबमरीन्स को चलाने के लिए ओशियन स्प्रेडिंग थ्योरी, देखो बेटा ये थ्योरी आई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सबमरीन्स और ओशियन के लेयर की या ओशियन के फ्लोर के बारे में स्टडी करना था। इससे पहले ये माना जाता था कि ओशियन का फ्लोर बिल्कुल प्लेन था, मतलब उससे पहले ये मान के चलते थे कि ओशियन का फ्लोर बिल्कुल प्लेन है। पर जब सबमरीन्स को उतारना था तो ओशियन के फ्लोर के बारे में भी हमें स्टडी करनी थी। तो उसके स्टडी के लिए हमें कुछ ओशियन के फ्लोर का मैप बनाया गया और उस मैप के अंदर ये देखा गया कि उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। उन्होंने कहा कि उसके अंदर कॉन्टिनेंटल शेल है, दूसरा प्लेन्स है, उसमें ट्रेंचेस हैं और रिजेस हैं, माउंटेन्स हैं और रिजेस हैं। उन्होंने कहा कि इसके अंदर ओशियन के अंदर माउंटेन्स भी हैं, रिजेस भी हैं। रिजेस होती है माउंटेन्स की रेंज। माउंटेन जैसे हिमालय माउंटेन की रेंज ऊपर है, इसी तरीके से माउंटेन की रेंज ओशियन के नीचे भी है, जिन्हें हम रिज बोलते हैं। 2 पैरेलल माउंटेन रेंजेस होती हैं जिनको हम रिज बोलते हैं। ट्रेंचेस यानी उसके अंदर खाइयाँ भी हैं और ओशियन शेल यानी कि कॉन्टिनेंट है पर कॉन्टिनेंट के एरिया के ऊपर भी पानी जमा है ओशियन का, तो हम उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल। अब आता है कि ओशियन ने जो स्प्रेडिंग थ्योरी है उसके अंदर उन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया कि जो कॉन्सेप्ट आया ओशियन फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का, कि उन्होंने कहा कि रिज है, मान लीजिए ओशियन की ये माउंटेन रेंज है और इसके बाद में ये माउंटेन रेंज है। अब जहाँ पर ये वैली है, ये कहाँ की बात हो रही है? ओशियन की बात। ओशियन में ये वैली है, तो उन्होंने कहा रिज और कॉन्टिनेंटल शेल यानी कॉन्टिनेंटल शेल और रिज के बीच में प्लेन्स होते हैं। अब यहाँ पर इसके नीचे वाली लेयर है मैंडल और मैंडल के अंदर भी वो मोल्टन मैग्मा है। तो उन्होंने कहा कि जैसे जैसे यहाँ पर एनर्जी रिलीज होएगी तो ये वाली जो लिथोस्फेरिक लेयर है ये सबसे वीक है और यहाँ से लावा बाहर आएगा और जब लावा बाहर आएगा तो इस माउंटेन के ऊपर स्प्रेड होगा, ये इसके ऊपर, और ये लावा जब लावा इसके ऊपर चला गया और ये इसके थोड़े दिन बाद में ये बंद हो गया, फिर वापस से इसमें हीट रिलीज हुई और जब हीट रिलीज हुई, जब इसमें वापस से हीट रिलीज हुई मैंडल में एनेस्थोस्फेयर में, तो वापस से इस वाले को इसने धक्का देकर प्रेशर से इसको वापस खोल दिया। जब इसने प्रेशर लगाया और धक्का लगाया तो ये प्लेट इधर खिसकेगी और ये प्लेट इधर खिसकेगी। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं लिथोस्फेरिक प्लेट इसलिए और इस तरीके से ओशियन स्प्रेडिंग हुआ। फिर उन्होंने देखा कि जो इसकी रॉक्स हैं और जो इसकी रॉक्स हैं वो ऑलमोस्ट केमिकल फिजिकल जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो ऑलमोस्ट सेम है इनकी।
यानी जो माउंटेन रेंजेस हैं दो, उनकी ऑलमोस्ट रॉक्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है। तो अब ये समझ में आ गया कि जो ओशियन है उसमें जो मैंडल और रिजेस हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और इसी थ्योरी को बोला गया ओशियन स्प्रेडिंग थ्योरी। अब उन्होंने कहा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर, प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी थी वो दी गई 1967 में। जब ये तीनों थ्योरीज प्रूव हो गई तो फिर आई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और इस थ्योरी के अंदर ये बताया गया कि जितनी भी प्लेट्स हैं, जो टोटल मेजर प्लेट्स हैं वो 7 मेजर प्लेट्स हैं। कितनी मेजर प्लेट्स हैं? 7। और कुछ माइनर प्लेट्स हैं इसमें। मेजर प्लेट्स 7 है। इन प्लेट्स में आज भी मूवमेंट है, और ये मूवमेंट 3 टाइप्स का है। तो कुछ प्लेट्स तो आपस में एक दूसरे के पास जा रही हैं, जो पास जा रही है एक दूसरे के, उनको बोला गया कन्वर्जेंट। जो मूवमेंट उसको बोला गया कन्वर्जेंट मूवमेंट। और जो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं उसको बोला गया डाइवर्जेंट मूवमेंट। और जो प्लेट एक दूसरे के साइड से निकल रही हैं, यानी इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, उसको बोला गया ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। यानी आज भी इन प्लेट्स में ये मूवमेंट हो रहा है। तो ये जो मूवमेंट था डाइवर्जेंट, सॉरी शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा ऊपर बना देती हूँ इसको। देखो आज भी जो प्लेट्स हैं उनमें 3 मूवमेंट्स चल रहे हैं। एक तो है जो प्लेट्स हैं 7 मेजर प्लेट्स, उसमें ओशियन भी है और कॉन्टिनेंट भी है। तो इसकी ये बाउंड्रीज हैं। ये क्या है? इसकी बाउंड्रीज। इसको बोला गया बाउंड्रीज। तो या तो ये एक दूसरे के पास आ रही है तो इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। जो एक दूसरे से प्लेट दूर जा रही हैं उनको बोला जाता है डाइवर्जेंट मूवमेंट। और जो एक दूसरे के पास से निकल रही हैं उनको बोला जाता है ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। अब ये मूवमेंट हुआ, ये जो मूवमेंट चल रहा है, इन्होंने कहा कि 7 मेजर प्लेट्स हैं। ये मेजर प्लेट्स के जो बाउंड्रीज हैं, ये वाली बाउंड्रीज, ये बाउंड्रीज आपस में कॉन्टिनेंट की भी टच हो रही है, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट भी टच हो रही है, कॉन्टिनेंट टू ओशियन भी हो रही है, और ओशियन टू ओशियन भी मूवमेंट हो रहा है। यानी मूवमेंट जो कन्वर्जेंट मूवमेंट हो रहा है वो कॉन्टिनेंट भी हो रहा है, कॉन्टिनेंट ओशियन भी हो रहा है, और ओशियन भी हो रहा है। अब बेटा ये ध्यान रखना कि कॉन्टिनेंट और ओशियन के अंदर जो थिकर प्लेट होगी वो ओशियन की होगी। कॉन्टिनेंट प्लेट में जब कन्वर्जेंट होगा तो यहाँ क्या फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे, अपलिफ्ट होंगे और माउंटेन्स बनेगा यहाँ पर। जब कॉन्टिनेंट में कन्वर्जेंट होगा तो माउंटेन्स बनेंगे। और जबकि कॉन्टिनेंट और ओशियन के अंदर अगर बाउंड्रीज में डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट होगा तो रिजेस बनेंगे।
कॉन्टिनेंट और ओशियन के बीच में क्या बनेगा, रिजेस बनेंगे। अब आता है कि जो इंडिया था वो ऑस्ट्रेलिया का पार्ट था, ऑस्ट्रेलिया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, और यहाँ पर ये लॉरेंशिया का पार्ट था, अफ्रीका जो यूरोपियन प्लेट थी। यूरोपियन प्लेट भी कॉन्टिनेंट प्लेट थी और ये भी कॉन्टिनेंट प्लेट थी। जब ये दोनों टकराई तो क्या बना, हिमालय माउंटेन। इसीलिए हिमालय माउंटेन बना था क्योंकि वहाँ पर कॉन्टिनेंट प्लेट्स टकराई थी। अगर कॉन्टिनेंट प्लेट नहीं टकराती तो वहाँ पर रिजेस बनते। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। इसका जो आधा पार्ट है वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। तो आई होप दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर 5-4. Thank you. Have a nice day.